इतिहास में बहुत से राजा आए, बहुत से योद्धा पैदा हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तलवार नहीं उठाते, फिर भी पूरे इतिहास की दिशा बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े विजेता सिकंदर महान और भारत के सबसे खतरनाक मस्तिष्क महात्मा चाणक्य की। ये कहानी है उस टकराव की जो कभी युद्ध में नहीं हुआ, लेकिन इतिहास बदल गया। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े विजेता सिकंदर महान और भारत के सबसे खतरनाक मस्तिष्क महात्मा चाणक्य के बीच उस अदृश्य टकराव की जो कभी युद्ध भूमि में नहीं हुआ, लेकिन इतिहास पर गहरी छाप छोड़ गया। जब सिकंदर भारत आया था तब वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। फारस नष्ट हो चुका था, राजा डेरियस हार चुका था और सिकंदर को लगने लगा था कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन भारत आकर सिकंदर ने पहली बार महसूस किया कि ये भूमि अलग है। यहाँ शक्ति केवल तलवार में नहीं थी, यहाँ शक्ति बुद्धि में थी। यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर ने भारत में ऐसे दार्शनिक और विद्वान देखे जो नंगे पांव बिना किसी हथियार के राजाओं से भी अधिक प्रभावशाली थे। उन्हें यूनानी भाषा में कहा गया जिम्नोसोफिस्ट्स, यानी ऐसे दार्शनिक जो भोग नहीं बुद्धि से शासन करते हैं। यहीं से सिकंदर को यह आभास होने लगा कि भारत को जीतना फारस को जीतने जैसा आसान नहीं है। उसी समय भारत में तक्षशिला जैसा महान शिक्षा केंद्र था और वहीं सक्रिय थे महात्मा चाणक्य, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध से पहले ही युद्ध की दिशा तय कर देता था। इतिहास भले ये ना बताए कि सिकंदर और चाणक्य की सीधी मुलाकात हुई या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि सिकंदर को भारत की इस बौद्धिक शक्ति का एहसास हो चुका था। सिकंदर समझ गया था कि यहाँ के लोग केवल सैनिक नहीं बल्कि रणनीतिक सोच रखने वाले राजनीतिक खिलाड़ी हैं। यही कारण था कि सिकंदर भारत में कहीं भी स्थायी शासन स्थापित नहीं कर सका। उसने राजा पोरस को हराया, लेकिन पोरस को राजा बनाए रखा, क्योंकि वो जान चुका था भारत में सत्ता बल से नहीं सम्मान और नीति से चलती है। अब जरा ध्यान दीजिए इस बात पर। सिकंदर जब भारत से लौटा, कुछ ही वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके जाते ही भारत में एक तूफान उठा। महात्मा चाणक्य ने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया। नंद वंश गिरा, मौर्य साम्राज्य बना और वही भारत जिसे सिकंदर जीत नहीं पाया, उसने यूनानी सेनापतियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। अगर सिकंदर जीवित होता और ये सब देखता तो शायद वो ये मान लेता कि मैंने कई सम्राटों को हराया, लेकिन भारत ने मुझे वो बुद्धि दिखाई जो साम्राज्य बना देती है। सिकंदर तलवार का सम्राट था, चाणक्य मस्तिष्क का। एक सामने से लड़ता था, दूसरा पर्दे के पीछे से इतिहास रचता था। और यही कारण है कि सिकंदर इतिहास में एक महान विजेता कहलाया, लेकिन चाणक्य भारत का शिल्पकार बना। क्योंकि राजा युद्ध जीतता है, लेकिन चाणक्य जैसे लोग युग बनाते हैं। आज मैं आपको इतिहास के उस व्यक्तित्व की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने बहुत कम उम्र में पूरी दुनिया को हिला दिया। वो व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही युद्ध, साहस, रणनीति और विजय की तस्वीर सामने आ जाती है। उसका नाम है सिकंदर महान। लेकिन किसी भी महान योद्धा के पीछे उसका जन्म, उसका परिवेश, उसकी माँ की सोच और उसके पिता की नीति छुपी होती है। इसलिए आज हम युद्ध नहीं बल्कि सिकंदर के जन्म और उसके बचपन से युवावस्था तक की पूरी कहानी जानेंगे। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जन्म किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि मैसेडोनिया राज्य की राजधानी पेला में हुआ था। उस समय मैसेडोनिया ग्रीस का एक शक्तिशाली लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर राज्य था। चारों ओर छोटे छोटे यूनानी राज्य आपस में लड़ते रहते थे और फारस साम्राज्य पश्चिम की ओर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश में था। ऐसे समय में पेला केवल एक राजधानी नहीं बल्कि शक्ति, षड्यंत्र और महत्वाकांक्षाओं का केंद्र था। सिकंदर के पिता का नाम था राजा फिलिप द्वितीय। फिलिप कोई साधारण राजा नहीं था, वो एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और कठोर शासक था। उसने मैसेडोनिया की कमजोर सेना को ग्रीस की सबसे शक्तिशाली सेना में बदल दिया था। उसने युद्ध की नई तकनीकें विकसित की, विशेषकर लंबी भालों वाली फैलेंक्स पद्धति, जिसने यूनानी युद्ध प्रणाली को ही बदल दिया। सिकंदर की माता का नाम था ओलंपियास। वो एपिरस राज्य की राजकुमारी थी और स्वभाव से अत्यंत रहस्यमयी, धार्मिक और महत्वाकांक्षी महिला थी। ओलंपियास का मानना था कि सिकंदर कोई साधारण बालक नहीं बल्कि ईश्वर की संतान है। वो स्वयं को देवता ज़्यूस से जुड़ा मानती थी और अक्सर कहती थी कि सिकंदर का जन्म दैवी शक्ति से हुआ है। इन बातों का सिकंदर के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि जिस रात सिकंदर का जन्म हुआ उसी रात एशिया माइनर में स्थित आर्टेमिस का महान मंदिर जलकर नष्ट हो गया था, जो प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक था। उस समय लोगों ने कहा
एक महान चीज के जन्म के लिए दूसरी महान चीज का नष्ट होना आवश्यक था। ये घटना सिकंदर के जन्म को और भी रहस्यमय बना देती है। सिकंदर का बचपन राजमहल में बीता, लेकिन वो आराम और विलासिता में डूबा हुआ बच्चा नहीं था। फिलिप चाहता था कि उसका पुत्र कठोर बने, युद्ध को समझे और शासन की जिम्मेदारी को पहचाने। वहीं ओलंपियास चाहती थी कि सिकंदर स्वयं को देवताओं के समान समझे और कभी किसी से कम न माने। इन दोनों विचारधाराओं के बीच सिकंदर का व्यक्तित्व गढ़ा जा रहा था। सिकंदर बचपन से ही असाधारण था। वो तेज दिमाग वाला, जिज्ञासु और अत्यंत आत्मविश्वासी बालक था। उसे साधारण खेलों में रुचि नहीं थी। उसे युद्ध की कहानियां, वीरों के किस्से और विशेष रूप से होमर की इलियड बेहद पसंद थी। वो एक्लीस को अपना आदर्श मानता था और स्वयं भी वैसा ही अमर यश चाहता था। जब सिकंदर लगभग 12 वर्ष का था, तब एक घटना घटी जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि ये बालक सामान्य नहीं है। राजा फिलिप के दरबार में एक जंगली और उग्र घोड़ा लाया गया जिसे कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था। सब डर गए, लेकिन सिकंदर ने देखा कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा है। उसने घोड़े का मुंह सूरज की ओर मोड़ा और उसे शांत कर लिया। वही घोड़ा आगे चलकर ब्यूसेफेलस कहलाया और जीवन भर सिकंदर का साथी बना। उस दिन फिलिप ने कहा, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाएगा। सिकंदर की शिक्षा के लिए फिलिप ने उस समय के सबसे महान दार्शनिक को बुलाया, अरस्तु को। अरस्तु ने सिकंदर को केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, बल्कि राजनीति, दर्शन, नैतिकता, विज्ञान, भूगोल और मानव स्वभाव की गहरी समझ दी। अरस्तु ने सिकंदर के मन में ये विचार डाला कि वो केवल विजेता नहीं, बल्कि सभ्यताओं को जोड़ने वाला शासक बने। युवावस्था में पहुंचते पहुंचते सिकंदर में नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखने लगे थे। जब फिलिप युद्ध अभियानों पर जाता तो कई बार सिकंदर को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाती। बहुत कम उम्र में ही उसने विद्रोहों को कुचला और अपने निर्णयों से ये सिद्ध कर दिया कि वो केवल राजा का पुत्र नहीं, बल्कि भावी सम्राट है। लेकिन सिकंदर का जीवन आसान नहीं था। पिता पुत्र के संबंधों में तनाव था। फिलिप की नई शादियों और दरबारी राजनीति ने सिकंदर को असुरक्षित बनाया। ओलंपियास लगातार सिकंदर के मन में ये भावना भरती रही कि उसका अधिकार छीना जा सकता है। इससे सिकंदर और भी अधिक सतर्क, महत्वाकांक्षी और दृढ़ बनता गया। यहीं से सिकंदर का वो व्यक्तित्व तैयार होता है जो आगे चलकर दुनिया को जीतने निकलेगा। लेकिन ये विजय यात्रा उसके जन्म, उसकी मां की सोच, उसके पिता की कठोरता और उसकी शिक्षा की नींव पर खड़ी थी। सिकंदर महान अचानक पैदा नहीं हुआ था। उसे बचपन से ही महान बनने के लिए तैयार किया गया था। यही था सिकंदर महान का जन्म, उसका परिवेश और उसकी युवावस्था तक की पूरी कहानी, जहां से आगे शुरू होता है विश्व विजय का इतिहास। अब तक आप सिकंदर के जन्म और उसके बचपन को जान चुके हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक राजकुमार इतिहास का सबसे युवा और सबसे खतरनाक सम्राट बनने वाला है। 336 ईसा पूर्व का वर्ष था। मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय की अचानक हत्या कर दी जाती है। यह हत्या केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि पूरे ग्रीक विश्व की राजनीति को हिला देने वाली घटना थी। राजा के मरते ही दरबार में अफरा तफरी मच गई। कई सरदारों और यूनानी राज्यों को लगा कि अब मैसेडोनिया कमजोर हो जाएगा, लेकिन वे ये भूल गए थे कि फिलिप ने अपने पीछे एक ऐसा पुत्र छोड़ा है जिसे बचपन से ही शासन और युद्ध के लिए तैयार किया गया था। फिलिप की मृत्यु के समय सिकंदर की उम्र केवल 20 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में राजा बनना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। दरबार के कई लोग उसे अनुभवहीन समझते थे। यूनान के कई नगर राज्य विद्रोह करने लगे। थ्रेस और इलीरिया के कबीलों ने भी सिर उठाया, लेकिन सिकंदर ने एक भी विद्रोह को नजरअंदाज नहीं किया। राजा बनते ही उसने सबसे पहले ये स्पष्ट कर दिया कि सत्ता कमजोर हाथों में नहीं गई है। उसने तेजी से विद्रोहों को कुचला। थीव्स नामक यूनानी नगर राज्य ने जब विद्रोह किया तो सिकंदर ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये कठोर निर्णय था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे यूनान पर पड़ा। सभी समझ गए कि अब सिकंदर से टकराने का अर्थ विनाश है। अब सिकंदर की दृष्टि उस लक्ष्य पर थी जिसे उसके पिता फिलिप ने अधूरा छोड़ा था, फारस, पर्शियन साम्राज्य पर आक्रमण। फारस उस समय दुनिया का सबसे विशाल और सबसे धनी साम्राज्य था। उसकी सीमाएं एशिया माइनर से लेकर भारत की पश्चिमी सीमाओं तक फैली थी। फारस के राजा डेरियस तृतीय के पास विशाल सेना, अपार धन और सदियों पुरानी सत्ता थी। 334 ईसा पूर्व सिकंदर ने लगभग 35,000 सैनिकों के साथ एशिया की ओर कूच किया। यह संख्या फारस की सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी, लेकिन सिकंदर की ताकत संख्या नहीं बल्कि रणनीति, अनुशासन और नेतृत्व था। फारस के विरुद्ध पहला बड़ा युद्ध ग्रैनिकस नदी के किनारे हुआ। फारसी सेनापति आत्मविश्वास से भरे थे। उन्हें विश्वास था कि ये युवा राजा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन सिकंदर ने सीधी नदी पार कर हमला किया। ये एक अत्यंत जोखिम भरा निर्णय था, लेकिन उसी साहस ने युद्ध का रुख बदल दिया। सिकंदर स्वयं आगे बढ़कर लड़ा,
कई बार घायल हुआ लेकिन पीछे नहीं हटा। इस युद्ध में फारसी सेना को करारी हार मिली। एशिया माइनर के कई क्षेत्र उसके हाथ में आ गए। इसके बाद सिकंदर लगातार आगे बढ़ता गया। उसने फारस के कब्जे वाले शहरों को एक एक करके जीतना शुरू किया। उसकी नीति केवल जीतने की नहीं थी, बल्कि स्थानीय लोगों को साथ जोड़ने की भी थी। वह मंदिरों का सम्मान करता, प्रशासन को बनाए रखता और खुद को मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करता। फिर आता है वो युद्ध जिसने सिकंदर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, इस सस का युद्ध 333 ईसा पूर्व। इस युद्ध में फारस का राजा डेरियस स्वयं विशाल सेना के साथ मैदान में उतरा। संख्या के लिहाज से फारसी सेना सिकंदर से कई गुना बड़ी थी, लेकिन सिकंदर ने युद्ध भूमि का चयन ऐसा किया कि फारसी सेना अपनी पूरी ताकत का उपयोग ही नहीं कर पाई। इस युद्ध में सिकंदर ने सीधे डेरियस के केंद्र पर हमला किया। डेरियस घबरा गया और युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। उसका परिवार सिकंदर के हाथ लग गया, लेकिन सिकंदर ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। इससे उसकी छवि केवल एक विजेता की नहीं, बल्कि एक महान शासक की बनी। अब सिकंदर अपराजय बन चुका था। उसके सैनिक उसे केवल राजा नहीं, बल्कि प्रेरणा मानने लगे थे। वो आगे बढ़ते बढ़ते मिस्र पहुंचा, जहां उसे फिरौन के रूप में स्वीकार किया गया। वहीं उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो आगे चलकर ज्ञान और संस्कृति का महान केंद्र बना। इन सभी अभियानों में सिकंदर का एक साथी हमेशा उसके साथ रहा, उसका घोड़ा ब्यूसिफेलस। ब्यूसिफेलस कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह विशाल, शक्तिशाली और बेहद उग्र था। बचपन में जिस घोड़े को कोई काबू नहीं कर पाया, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े विजेता का साथी बना। ब्यूसिफेलस केवल सवारी का साधन नहीं था। युद्ध के मैदान में सिकंदर और ब्यूसिफेलस एक दूसरे को समझते थे। कहा जाता है कि घोड़ा भीड़ और युद्ध के शोर से नहीं डरता था। सिकंदर जब भी युद्ध में उतरता, ब्यूसिफेलस पर सवार होकर सबसे आगे रहता। ये दृश्य सैनिकों में अद्भुत साहस भर देता था। सिकंदर अपने घोड़े से इतना प्रेम करता था कि जब वर्षों बाद भारत अभियान के दौरान ब्यूसिफेलस की मृत्यु हुई, तो उसने उसकी स्मृति में एक पूरा शहर ब्यूसिफेला बसाया। ये दर्शाता है कि सिकंदर केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा इंसान भी था। फारस पर पहला आक्रमण केवल युद्ध नहीं था, ये एक युग की शुरुआत थी। सिकंदर ने यह सिद्ध कर दिया कि उम्र, संख्या और दूरी महत्वहीन है, यदि नेतृत्व मजबूत हो। राजा बनने के कुछ ही वर्षों में उसने उस साम्राज्य की नींव हिला दी जिसे अजेय माना जाता था। यहीं से सिकंदर महान की विजय यात्रा और भी आगे जाती है। डेरियस का अंत, फारस का पतन और फिर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक ऐसा सम्राट जिसे दुनिया आज भी याद करती है। अब तक आप जान चुके हैं कि सिकंदर फारस पर पहला आक्रमण कर चुका था। इस सेस के युद्ध में डेरियस हार चुका था और फारस की शक्ति हिल चुकी थी। लेकिन फारस अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। डेरियस तृतीय अभी भी जीवित था। उसके पास विशाल साम्राज्य था और वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत के साथ सिकंदर को रोकने की तैयारी कर रहा था। इस्सस की हार के बाद डेरियस ने सिकंदर को कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा। उसने कहा कि वो एशिया माइनर, अपार धन और अपनी बेटी का विवाह तक प्रस्तावित करने को तैयार है। लेकिन सिकंदर ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसका लक्ष्य केवल जमीन या धन नहीं था, उसका लक्ष्य था फारस साम्राज्य का पूर्ण अंत। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब दुनिया में केवल एक ही सम्राट होगा। इसके बाद डेरियस ने यह समझ लिया कि अब अंतिम युद्ध अवश्यंभावी है। उसने पूरे फारस से सैनिक बुलाए। मध्य एशिया, मेसोपोटामिया, ईरान, बैक्ट्रिया और दूर दराज के क्षेत्रों से सेना एकत्र की गई। ये सेना संख्या में सिकंदर की सेना से कई गुना अधिक थी। कहा जाता है कि फारसी सेना की संख्या 2 से 2.5 लाख तक पहुंच गई थी, जबकि सिकंदर के पास लगभग 50,000 के आसपास सैनिक थे। 331 ईसा पूर्व में वो निर्णायक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में गौगामेला का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध केवल 2 राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि 2 सभ्यताओं और 2 युगों के बीच था। डेरियस ने युद्ध भूमि को स्वयं चुना। उसने मैदान को समतल करवाया ताकि उसके रथ और विशाल सेना पूरी क्षमता से लड़ सके। युद्ध शुरू होते ही फारसी सेना ने चारों ओर से दबाव बनाना शुरू किया। डेरियस के पास विशेष युद्ध रथ थे जिनके पहियों में धारदार ब्लेड लगे थे। उसका उद्देश्य था सिकंदर की पंक्तियों को तोड़ देना, लेकिन सिकंदर पहले से तैयार था। उसने अपनी सेना को इस तरह व्यवस्थित किया कि रथों को बीच से निकलने दिया गया और फिर पीछे से उन्हें घेर लिया गया। सिकंदर ने इस युद्ध में भी वही किया जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, सीधे शत्रु के केंद्र पर प्रहार। उसने अपने चुने हुए घुड़सवारों के साथ एक संकीर्ण मार्ग बनाया और सीधे डेरियस की ओर बढ़ा। युद्ध का दृश्य भयावह था। चारों ओर धूल, शोर, चीखें और रक्त, लेकिन सिकंदर बिना रुके आगे बढ़ता रहा। जैसे ही डेरियस ने देखा कि सिकंदर सीधे उसी की ओर आ रहा है, उसका आत्मविश्वास टूट गया। एक बार फिर फारस का सम्राट युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। ये उसकी दूसरी और निर्णायक कायरता थी। डेरियस के भागते ही फारसी सेना का मनोबल टूट गया। जो सेना संख्या में विशाल थी, वो अनुशासन और नेतृत्व के अभाव में बिखर गई। गौगामेला का युद्ध फारस की अंतिम हार सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद फारस साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। अब कोई भी शक्ति सिकंदर को रोकने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद सिकंदर ने फारस की राजधानी बेबीलोन में प्रवेश किया। वहां के लोगों ने उसका स्वागत विजेता के रूप में किया।
उसने किसी प्रकार की लूटपाट नहीं की, बल्कि स्वयं को फारस का वैध शासक घोषित किया। इसके बाद वो सूसा पहुंचा, जहां अपार खजाना था। कहा जाता है कि वहां इतना धन था कि उसे ढोने के लिए हजारों ऊंट और घोड़े लगे। लेकिन सिकंदर का असली लक्ष्य था फारस की आत्मा, पर्सेपोलिस। पर्सेपोलिस केवल राजधानी नहीं थी, वो फारसी गौरव, शक्ति और परंपरा का प्रतीक थी। जब सिकंदर वहां पहुंचा तो उसने उस वैभव को देखा जिसने सदियों तक दुनिया पर शासन किया था। कुछ समय बाद पर्सेपोलिस को आग लगा दी गई। इतिहासकार इस पर मतभेद रखते हैं। कुछ कहते हैं कि ये फारस द्वारा ग्रीस के विनाश का बदला था, कुछ कहते हैं कि ये नशे में लिया गया निर्णय था। लेकिन सच ये है कि पर्सेपोलिस के जलने के साथ ही फारस साम्राज्य का आध्यात्मिक और राजनीतिक अंत हो गया। अब डेरियस तृतीय भागता फिर रहा था। उसके अपने ही सेनापति उससे दूर होने लगे थे। वो एक पराजित, अकेला और भयभीत राजा बन चुका था। अंततः उसके ही एक सरदार बीसस ने विश्वासघात किया। डेरियस को बंदी बना लिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जब सिकंदर को डेरियस की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कोई उत्सव नहीं मनाया। उसने डेरियस के शव को सम्मान के साथ दफन कराया। उसने कहा कि डेरियस उसका शत्रु था, लेकिन एक सम्राट था और सम्राट का सम्मान होना चाहिए। यह व्यवहार सिकंदर को अन्य विजेताओं से अलग बनाता है। डेरियस की मृत्यु के साथ ही फारस का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। सिकंदर ने स्वयं को एशिया का सम्राट घोषित किया। उसने फारसी परंपराओं को अपनाना शुरू किया, स्थानीय अधिकारियों को पद दिए और यूनानी और फारसी संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास किया। अब सिकंदर केवल विजेता नहीं था, वो एक नए विश्व का निर्माता बन चुका था। उसने ये सिद्ध कर दिया कि फारस, जिसे अजय माना जाता था, वो भी एक युवा राजा के साहस, बुद्धि और नेतृत्व के सामने टिक नहीं सका। यहीं पर फारस की कहानी समाप्त होती है, लेकिन सिकंदर की यात्रा नहीं। अब उसकी आंखें पूर्व की ओर थीं, उस भूमि की ओर जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। लेकिन वो कहानी आगे आने वाले पाठ की है। अब तक आप जान चुके हैं कि सिकंदर ने फारस साम्राज्य को पूरी तरह पराजित कर दिया था। डेरियस तृतीय की मृत्यु हो चुकी थी और एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य अब सिकंदर के अधीन था। इस समय अधिकांश राजा और सेनापति अपने राज्य लौट जाना चाहते थे, क्योंकि वर्षों से वो लगातार युद्ध करते आ रहे थे। लेकिन सिकंदर का मन अभी शांत नहीं हुआ था। उसके भीतर बचपन से जो सपना पल रहा था, दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचने का, वो अभी अधूरा था। सिकंदर के लिए दुनिया का अंत वो भूमि थी जिसके बारे में यूनानी ग्रंथों और व्यापारियों से उसने सुना था, भारत। भारत को उस समय अत्यंत समृद्ध, रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता था। कहा जाता था कि यहाँ सोना बहता है, विशाल नदियां हैं, बड़े बड़े हाथी युद्ध में उपयोग किए जाते हैं और यहाँ के राजा अत्यंत वीर होते हैं। ये सब सुनकर सिकंदर के भीतर भारत को देखने और जीतने की तीव्र इच्छा पैदा हो चुकी थी। लगभग 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उस समय उसके साथ पूरी मूल सेना नहीं थी। वर्षों के युद्धों, बीमारियों और थकान के कारण उसकी सेना अब पहले से कम हो चुकी थी। फिर भी उसके साथ लगभग 45,000 से 50,000 सैनिक थे, जिनमें मैसेडोनियन, यूनानी, फारसी और मध्य एशिया के योद्धा शामिल थे। ये एक बहुराष्ट्रीय सेना थी, लेकिन उसका नेतृत्व एक ही व्यक्ति के हाथ में था, सिकंदर। भारत में प्रवेश करने से पहले सिकंदर को सबसे पहले कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसे हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को पार करना पड़ा, जो अत्यंत दुर्गम और खतरनाक थी। बर्फ, ठंड, संकरे रास्ते और भोजन की कमी ने सेना को बहुत परेशान किया। कई सैनिक इस यात्रा में मारे गए, लेकिन सिकंदर स्वयं सबसे आगे रहकर सेना का मनोबल बनाए रखता था। जब सिकंदर भारत की सीमाओं में पहुंचा तो उसने सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत के छोटे छोटे जनपदों और कबीलों से संपर्क किया। कुछ स्थानीय राजाओं ने बिना युद्ध के उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि वो फारस के पतन की कहानी सुन चुके थे। लेकिन सभी राजा डरने वाले नहीं थे। भारत में सिकंदर ने जो सबसे पहली बात देखी वो थी यहाँ की समृद्ध संस्कृति और अनुशासित समाज। उसने देखा कि यहाँ लोग धर्म, दर्शन और ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं। उसने साधुओं, तपस्वियों और विद्वानों को देखा जो सांसारिक वस्तुओं से दूर रहते थे। ये सब उसके लिए नया था। यूनान और फारस से अलग भारत की सभ्यता उसे गहरी और प्राचीन लगी। अब भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आता है, राजा पोरस के साथ युद्ध। राजा पोरस पंजाब क्षेत्र का शक्तिशाली शासक था और वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पोरस न केवल वीर था, बल्कि उसके पास वो शक्ति थी जिससे यूनानी सैनिक सबसे अधिक डरते थे, युद्ध हाथी। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी, जिसे उस समय हाइडेस्पीस कहा जाता था, के किनारे सिकंदर और पोरस की सेनाएं आमने सामने थीं। झेलम नदी चौड़ी और तेज बहाव वाली थी। पोरस ने उस पार अपनी सेना तैनात कर रखी थी ताकि सिकंदर आसानी से पार न कर सके।
ये एक अत्यंत कठिन स्थिति थी। सिकंदर ने यहाँ अपनी सबसे बड़ी विशेषता दिखाई, रणनीति और धैर्य। उसने कई दिनों तक नदी पार करने का नाटक किया जिससे पोरस भ्रमित हो जाए। एक अंधेरी और तूफानी रात में सिकंदर अपनी चुनी हुई सेना के साथ चुपचाप नदी पार कर गया। जब पोरस को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध अत्यंत भीषण था। भारतीय हाथियों ने यूनानी घुड़सवारों में आतंक फैला दिया। घोड़े हाथियों को देखकर बिदकने लगे। सैनिक पहली बार इतने विशाल और शक्तिशाली प्राणियों से लड़ रहे थे, लेकिन सिकंदर स्वयं युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। वो अपने घोड़े ब्यूसेफेलस पर सवार होकर सबसे आगे था, सैनिकों को दिशा दे रहा था। राजा पोरस स्वयं हाथी पर सवार होकर लड़ा। वो कई बार घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः पोरस पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। जब सिकंदर ने उससे पूछा कि वो उसके साथ कैसा व्यवहार चाहता है, तो पोरस ने उत्तर दिया, एक राजा के साथ जैसा राजा के साथ किया जाता है। ये उत्तर सुनकर सिकंदर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने न केवल पोरस को उसका राज्य वापस दिया, बल्कि उसे अपना मित्र और सहयोगी बना लिया। ये घटना बताती है कि सिकंदर केवल जीतना ही नहीं जानता था, बल्कि वीरता और सम्मान की कद्र भी करता था। भारत में रहते हुए सिकंदर ने यहाँ की नदियों, खेतों, शहरों और लोगों को देखा। उसे भारत की उपजाऊ भूमि, विशाल नदियां और प्राकृतिक संपदा बहुत पसंद आई। उसने देखा कि यहाँ का समाज युद्ध के साथ साथ ज्ञान और आध्यात्म को भी महत्व देता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत ने सिकंदर के सोचने के तरीके को बदल दिया। लेकिन अब समस्या शुरू हुई उसकी अपनी सेना से। लगातार वर्षों के युद्धों, लंबी दूरी और अनजाने देश ने सैनिकों को थका दिया था। जब सिकंदर गंगा नदी की ओर बढ़ना चाहता था, तब उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सैनिकों ने कहा कि वो अब और नहीं लड़ सकते। ये सिकंदर के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। पहली बार उसकी इच्छा अधूरी रह गई। भारी मन से उसे वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा। ये उसके लिए एक मानसिक हार थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। भारत अभियान के बाद सिकंदर का मन भारी था। वो आगे बढ़कर गंगा तक जाना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। वर्षों से लगातार युद्ध, अनजान भूमि, भीषण गर्मी और घर से दूर रहने की थकान ने सैनिकों को तोड़ दिया था। ये पहला अवसर था जब सिकंदर की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। फिर भी उसने अपने सैनिकों पर बल प्रयोग नहीं किया। उसने ये समझ लिया कि एक महान सेनापति वही होता है जो अपनी सेना की सीमा को पहचान सके। भारत से वापसी का निर्णय लेने के बाद सिकंदर ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। एक भाग को उसने समुद्री मार्ग से भेजने की योजना बनाई, जिसकी जिम्मेदारी उसके सेनापति नियरकस को दी गई। दूसरा भाग स्थल मार्ग से आगे बढ़ा और तीसरे भाग का नेतृत्व स्वयं सिकंदर ने किया। वापसी का मार्ग भी आसान नहीं था, बल्कि ये यात्रा भारत आने से भी अधिक कठिन सिद्ध हुई। वापसी के दौरान सबसे दुखद घटना घटी, ब्यूसेफेलस की मृत्यु। राजा पोरस से युद्ध के बाद कुछ समय बीत चुका था। ब्यूसेफेलस अब बूढ़ा हो चुका था और वर्षों के युद्धों ने उसे कमजोर बना दिया था। भारत की गर्म जलवायु और लगातार अभियानों ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। अंततः ब्यूसेफेलस ने दम तोड़ दिया। ब्यूसेफेलस की मृत्यु सिकंदर के लिए केवल एक घोड़े की मृत्यु नहीं थी, वो उसका साथी था, युद्ध का साक्षी था और उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। कहा जाता है कि सिकंदर इस घटना से भीतर तक टूट गया था। उसने अपने प्रिय घोड़े की याद में एक शहर बसाया जिसका नाम रखा ब्यूसेफाला। ये घटना दिखाती है कि सिकंदर कितना भावनात्मक और संवेदनशील व्यक्ति था, जिसे अक्सर लोग केवल निर्दयी विजेता के रूप में देखते हैं। भारत से लौटते समय सिकंदर ने एक अत्यंत कठिन मार्ग चुना, गेड्रोसियन मरुस्थल। ये निर्णय आज भी इतिहासकारों के लिए रहस्य है। इस रेगिस्तान में पानी की भारी कमी थी, तापमान अत्यधिक था और भोजन मिलना लगभग असंभव था। इस यात्रा में सिकंदर की सेना को जितना नुकसान हुआ, उतना शायद किसी युद्ध में भी नहीं हुआ था। हजारों सैनिक भूख, प्यास और थकान से मारे गए। इस कठिन यात्रा में सिकंदर ने अपने सैनिकों के साथ समान कष्ट झेला। कहा जाता है कि जब उसे पानी का एक कटोरा दिया गया और उसके सैनिक प्यासे थे, तो उसने वो पानी स्वयं नहीं पिया और जमीन पर उंडेल दिया, ताकि कोई ये ना कह सके कि राजा अपने सैनिकों से अलग है। इस व्यवहार ने सेना के भीतर उसके प्रति सम्मान और बढ़ा दिया। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद सिकंदर अंततः फारस के मुख्य क्षेत्रों में वापस पहुंचा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। लगातार युद्ध, मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट ने उसके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया था। फिर भी उसने शासन व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास जारी रखा। सिकंदर का सपना केवल जीतने का नहीं था, बल्कि यूनानी और पूर्वी संस्कृतियों को मिलाने का था।
उसने फारसी रीति रिवाज अपनाए, स्थानीय अधिकारियों को उच्च पद दिए और यूनानी फारसी विवाहों को प्रोत्साहित किया। उसने स्वयं भी फारसी कुलीन महिलाओं से विवाह किया। इससे उसकी अपनी यूनानी सेना के भीतर असंतोष पैदा हुआ, लेकिन सिकंदर अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहा। अब सिकंदर की योजना पश्चिम की नहीं बल्कि भविष्य की थी। वो अरब प्रायद्वीप और पश्चिमी समुद्रों की ओर अभियान की तैयारी कर रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 323 ईसा पूर्व जब सिकंदर बेबीलोन में था, तब उसे अचानक तेज बुखार आ गया। प्रारंभ में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दिन बीतते गए और उसकी हालत बिगड़ती गई। वो बोलने में असमर्थ होने लगा। उसकी सेना और सेनापति उसके कक्ष के बाहर खड़े होकर केवल ये देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका महान सम्राट बच पाएगा या नहीं। अंततः मात्र 32 वर्ष की आयु में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार बीमारी मानते हैं, कुछ जहर और कुछ अत्यधिक थकावट। लेकिन एक बात निश्चित है, इतनी कम उम्र में उसने जितना जीत लिया था उतना शायद कोई और नहीं कर पाया। जब उससे पूछा गया कि उसके बाद साम्राज्य किसे दिया जाए, तो कहा जाता है कि उसका उत्तर था सबसे योग्य को। ये उत्तर उसके साम्राज्य के भविष्य की अनिश्चितता का संकेत था। उसके मरते ही उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में बट गया और धीरे धीरे टूट गया। लेकिन सिकंदर स्वयं कभी नहीं टूटा। उसकी विरासत युद्धों से कहीं आगे थी। उसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा, संस्कृतियों को मिलाया और ये दिखाया कि नेतृत्व केवल तलवार से नहीं, दृष्टि से चलता है। भारत से लेकर यूनान तक, मिस्र से लेकर मध्य एशिया तक, सिकंदर का नाम आज भी जीवित है। वो केवल एक राजा नहीं था, वो एक युग था। इस प्रकार सिकंदर महान की पूरी जीवन गाथा जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्ण होती है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया के सबसे बड़े विजेता सिकंदर महान भारत के महात्मा चाणक्य के बारे में वास्तव में क्या सोचता था। सिकंदर महान का महात्मा चाणक्य के बारे में क्या विचार था? पहला, क्या सिकंदर और चाणक्य का प्रत्यक्ष मिलन हुआ था? इतिहास के प्रमाणों के अनुसार सिकंदर महान और महात्मा चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त का प्रत्यक्ष आमना सामना होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। जब सिकंदर भारत आया 326 ईसा पूर्व, उस समय चाणक्य तक्षशिला क्षेत्र में सक्रिय था। लेकिन सिकंदर का अभियान पंजाब क्षेत्र तक ही सीमित रहा और वो गंगा के मैदान तक नहीं पहुंचा। इसलिए ये बात स्पष्ट है कि सिकंदर ने चाणक्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा या उनसे भेंट की, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। दूसरा, फिर सिकंदर को चाणक्य के बारे में जानकारी कैसे मिली? सिकंदर अपने साथ इतिहासकार, दार्शनिक और गुप्तचर रखता था। भारत में रहते हुए उसे तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों, विद्वानों और राजनीतिज्ञों के बारे में जानकारी मिली। तक्षशिला उस समय एशिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। राजनीति, कूटनीति और शासन की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य वहीं पढ़ाते और कार्य करते थे। यूनानी स्रोतों में उल्लेख है कि सिकंदर ने भारतीय दार्शनिकों और रणनीतिकारों को जिम्नोसोफिस्ट्स कहा और उनसे गहरी चर्चा करवाई। इन्हीं चर्चाओं से उसे ये समझ आया कि भारत में केवल योद्धा ही नहीं बल्कि अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले रणनीतिक मस्तिष्क भी मौजूद हैं। तीसरा, सिकंदर भारत की बौद्धिक शक्ति को कैसे देखता था? सिकंदर भारत को केवल धन या भूमि के रूप में नहीं देखता था। वो भारत को विचारों की भूमि, रणनीति और राजनीति का प्रयोगशाला, ज्ञान और दर्शन का केंद्र मानता था। यूनानी लेखों में उल्लेख है कि सिकंदर ये मानने लगा था कि भारत को केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से ही शासित किया जा सकता है। ये सोच सीधे सीधे उस प्रकार की राजनीति की ओर संकेत करती है जैसी चाणक्य ने बाद में मौर्य साम्राज्य में दिखाई। चौथा, परंपरा और विद्वानों की मान्यता। भारतीय परंपरा और कुछ विद्वानों का मानना है कि सिकंदर को ये आभास हो गया था कि भारत में चाणक्य जैसे व्यक्ति मौजूद हैं जो बिना युद्ध के साम्राज्य खड़े कर सकते हैं। उसे ये डर भी था कि भारत की असली शक्ति तलवार नहीं बल्कि रणनीतिक बुद्धि है। यही कारण था कि सिकंदर भारत में स्थायी शासन स्थापित नहीं कर सका। हालांकि ये दृष्टिकोण ऐतिहासिक अनुमान है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। पांचवा, सिकंदर और चाणक्य की तुलना सिकंदर की दृष्टि से। यदि सिकंदर चाणक्य को जानता या समझता तो वो उसे एक राजनीतिक शिल्पकार, एक छाया में रहकर शासन करने वाला मस्तिष्क, ऐसा व्यक्ति जो युद्ध से पहले ही युद्ध जीत ले के रूप में देखता। सिकंदर स्वयं युद्ध भूमि का नायक था जबकि चाणक्य युद्ध भूमि के पीछे का संचालक। यही अंतर सिकंदर को सबसे अधिक प्रभावित करता। छठवां,
एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संकेत। सिकंदर के भारत छोड़ने के कुछ ही वर्षों बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को संगठित किया, नंदवंश का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और यूनानी सेनापतियों को भारत से बाहर खदेड़ा गया। यदि सिकंदर जीवित रहता और ये सब देखता तो संभवतः वो ये स्वीकार करता कि मैंने कई राजा हराए, लेकिन भारत ने मुझे वो बुद्धि दिखाई जो साम्राज्य बना देती है।